हेलो नीट एंड क्लास 11th स्टूडेंट, डीएनए आपका फिनिश हो गया है। डीएनए से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे मैंने फिनिश कर दिया है। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है प्रोटीन। और प्रोटीन का जो फर्स्ट लाइन है वो ये है कि प्रोटीन एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है प्रोटीन इज़ अ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स कि बिग साइज का मॉलिक्यूल होगा ये, ठीक है। मैक्रो मीन्स यहाँ पे इसकी साइज़ क्या होगी। अगर आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की बात करें तो 800 डाल्टन से ज़्यादा अगर वेट है किसी भी मॉलिक्यूल का तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे उसको, ठीक है। जैसा मैंने बायोमॉलिक्यूल्स का फर्स्ट वीडियो लेक्चर बनाया था आपके लिए, तो उसमें बताया था कि जब आप ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड का यूज़ करके और मॉलिक्यूल्स को आप क्लासीफाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी होती है एसिड सॉल्युबल पूल का और सेकंड कैटेगरी है एसिड इनसॉल्युबल पूल का, ठीक है। जो एसिड सॉल्युबल वाले हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं वो। बट जो एसिड इनसॉल्युबल हैं वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। वो क्या, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो प्रोटीन क्या हुआ, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हुआ। और इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये एसिड इनसॉल्युबल पूल का पार्ट है, ठीक है। एक बार आप मेरा वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा बायोमॉलिक्यूल्स का तो आपको समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, वहाँ पर मैंने क्लासीफाई कर रखा है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। उसके एग्जाम्पल भी मैंने मेंशन कर रखे थे। प्रोटीन क्या है, एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि प्रोटीन जो है पॉलीमर है, ठीक है। किसके पॉलीमर हैं ये, अमीनो एसिड्स के पॉलीमर हैं। अमीनो एसिड्स जो हैं डिफरेंट टाइप के हैं होते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि अमीनो एसिड्स जो हैं 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स बुक्स में मेंशन। अमीनो एसिड जो होते हैं वो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं, ये लर्न करना होगा। और डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, सो दैट इसको बोलेंगे इट इज़ अ हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप के होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे। और टोटल कितने नंबर्स में है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड्स हैं टोटल। जो है अमीनो एसिड्स स्टैंडर्ड जो हैं उनके नंबर 20 हैं, ठीक है। ये लाइन एनसीईआरटी की है। इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी कई बार मैंने देखे हैं, आप भी देखिएगा तो आपको पता चलेगा। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि प्रोटीन पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है या हेटेरोपॉलीमर है, इसका नहीं आइडिया होता है। तो आप ध्यान से याद करिए कि ये क्या है, हेटेरोपॉलीमर है, बिकॉज इसमें 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। ये जो मैंने बताया हेटेरोपॉलीमर्स, ये आपका सेकंड पॉइंट था। सेकंड पॉइंट के बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट एक्चुअली में ये बताया है कि किसी भी सेल के अंदर जो है प्रोटीन का अमाउंट 10 to 15% होता है, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। जब आप सेल की स्टडी करते हैं, सेल के कॉम्पोजिशंस की स्टडी करते हैं, तो सेल के अंदर वाटर भी मिलता है आपको, मिनरल्स भी मिलता है आपको, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें सेल्स के अंदर आपको मिलेंगी, ठीक है। और जब उनका परसेंटेज रेशियो की बात करेंगे तो उसमें आपको प्रोटीन का जो परसेंटेज मिलेगा वो 10 to 15% मिलेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेल्स के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज में वाटर होता है, ठीक है। और उसके बाद से जब आप स्टडी करेंगे तो प्रोटीन मिलेगा और प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है वो 10 to 15% होता है, ठीक है। मैंने जब आपको न्यूक्लिक एसिड बताया था तो वहाँ पर भी आप परसेंटेज ऐड कर सकते हैं। वो 5 to 7% अप्रॉक्स न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज होता है किसी भी सेल्स में, ठीक है। तो ओवरऑल आपको एक चीज़ याद करना है कि जो प्रोटीन है वो प्रोटीन किसी सेल्स के अंदर जो है 10 to 15% हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप ड्राई वेट की बात करें, ठीक है, ड्राई वेट की बात करें तो ड्राई वेट के बिहाफ पर टोटल 50% जो है परसेंटेज जो है वो किसका है,
प्रोटीन का है। ठीक है, अगर आप टिश्यूज़ या सेल्स को ड्राई कर लिया, ड्राई मीन्स कि वाटर निकाल दिया, तो आप देखेंगे कि उसमें जो जितने भी रेस्ट जो है मॉलिक्यूल्स बच रहे हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 50% उसमें से क्या है, आपका प्रोटीन है। 50% प्रोटीन का है उसमें अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दे अकर्स इन एवरी पार्ट ऑफ द सेल्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द 50% ऑफ सेलुलर ड्राई वेट। ठीक है, ये ड्राई वेट के भी यहाँ पे 50% है, और ये जो ऊपर मैंने 10 to 15% बताया वो वेट कंडीशंस में है, मतलब कि विदाउट ड्राई कंडीशंस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट हो गए। अब आते हैं प्रोटीन्स जो हैं, ये इसके कॉम्पोजिशंस देखते हैं पहले, कि मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो आप जब प्रोटीन की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, सल्फर मिलेगा। इसके अलावा मैग्नीशियम, कॉपर, बहुत सारे मेटल्स भी आपको मिल सकते हैं प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपके प्रोटीन्स के एलिमेंट्स की बात हो गई। अब आते हैं हम फंक्शन की तरफ। ठीक है, फंक्शन की तरफ जब आएंगे तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। ये लाइन आपको एक बार सुनना होगा और इसी से रिलेटेड इसके फंक्शंस हैं। मतलब ये है कि जब आप प्रोटीन की स्टडी करेंगे तो प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है स्ट्रक्चरली भी इन्वॉल्व है और डायनेमिक तरीके से भी इन्वॉल्व है। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर्स को भी बना रहा है। लाइक आपका जो हेयर है, ये हेयर क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये कभी ध्यान दिया है कि हेयर का कॉम्पोजिशन क्या है, ये किस मॉलिक्यूल से फॉर्म होता है? ये जो है ये प्रोटीन से फॉर्म होता है। ठीक है, और हेयर एक स्ट्रक्चर है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चर को भी बनाता है और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डायनेमिक फंक्शंस में भी इन्वॉल्व होता है। ये ओवरऑल लाइफ के लिए क्या है, नेसेसरी है। लाइफ के लिए क्या है, नेसेसरी है। और मैं कुछ फंक्शंस में डायनेमिक और स्टैटिक मीन्स स्ट्रक्चरल फंक्शन की पूरी लिस्ट बना रखा है यहाँ पे मैंने। ठीक है, और उनसे रिलेटेड मैंने प्रोटीन्स भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कि प्रोटीन फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। दैट मीन्स कि प्रोटीन जो है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्ट्रक्चर भी बनाता है और डिफरेंट टाइप के डायनेमिक फंक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों मिला के लाइफ के लिए नेसेसरी हैं। लाइफ अगर है तो उसमें स्ट्रक्चरल भी रोल है प्रोटीन्स का और डायनेमिक रोल भी है। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे फंक्शंस मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोटीन्स का। ठीक है, डिफरेंट प्रोटीन्स का फंक्शन है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसको एक वन बाई वन हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट जो है आपका है कोलेजन। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि कोलेजन जो है ये क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, ये आपको बोन्स में मिलेगा। बोन्स के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बोन क्या है। बोन एक कनेक्टिव टिश्यूज़ है। ठीक है, और उसके अंदर आप देखेंगे तो सेल्स के बीच में जो है स्पेसेस होते हैं। बिटवीन द सेल्स हैव सम स्पेसेस दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, तो इंटरसेलुलर स्पेस में आपको क्या मिलने वाला है, कोलेजन प्रोटीन्स मिलेगा। और कोलेजन प्रोटीन्स जो हैं ये बोन्स को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वैसे आप बोन्स के स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वहाँ पे सॉल्ट भी इन्वॉल्व होता है, बट एक रफली हम ऑर्गेनिक बेसिस पे बोलें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे बोलें तो कोलेजन भी क्या है, बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये सारी बातें हम एनिमल टिश्यूज़ चैप्टर में कर लेंगे। अभी हमको फोकस करना है बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर के अकॉर्डिंग। और बायोमॉलिक्यूल्स में सिंपली आपको ये जानना है कि कोलेजन्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, बोन्स में या कनेक्टिव टिश्यूज़ के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस, वहाँ पर ये मिलेगा आपको, मैट्रिक्स में मिलेगा। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है कि पूरे एनिमल वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट एबंडेंट अगर प्रोटीन कोई है तो वो कौन है, कोलेजन है। कौन है, कोलेजन। ठीक है, पूरे एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कोलेजन होता है। ये आपको लर्न करना, ये क्वेश्चन आता है नीट में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इलास्टिन। तो इलास्टिन भी बोन मैट्रिक्स में होता है, जैसे कोलेजन होता है वैसे सिमिलरली इलास्टिन भी कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ में, सर्टन कनेक्टिव टिश्यूज़ में आपको मिलेंगे।
ठीक है। जैसे कि कोलेजन जिस स्पेस में होता है उसी स्पेस में, दैट मीन्स कि इंटरसेलुलर स्पेस में आपको इलास्टिन भी मिलेगा। ये सारी बातें आपको एनिमल टिश्यूज चैप्टर में फिर से मैं रिपीट करूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब एनिमल टिश्यू चैप्टर स्टार्ट होगा तो ये सारी बातें आपको मिलेंगी, ठीक है। देन आते हैं वेस्कुलर सिस्टम में। वेस्कुलर सिस्टम में आपको बता दूं, आपने ब्लड वेसल्स सुना होगा, आर्टरी और वेन्स सुना होगा। आर्टरी और वेन्स की जो वॉल होती है वहाँ पे इलास्टिन प्रेजेंट होते हैं। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, वेस्कुलर सिस्टम जैसे कि हमारे बॉडी का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसी में आपको मिलेगा आर्टरी और वेंस मिलेंगे। आर्टरी और वेंस क्या है, वेसल्स हैं, और वेसल्स की जो वॉल होती है, वॉल के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, वॉल के अंदर आपको इलास्टिन प्रोटीन मिलने वाला है, ठीक है। एज वेल एज अदर ऑर्गन्स में भी ये इलास्टिन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। नेक्स्ट आते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन बहुत ही फेमस टर्म है ये। ट्रिप्सिन एक्चुअली में होता है क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आप जब पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम तो वहाँ पे आपको डाइजेशन जब आपको मैकेनिज्म बताऊंगा तो वहाँ ट्रिप्सिन टर्म यूज़ होगा, और ये प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में यूज़ होता है। जो आप डाइट में प्रोटीन लेते हैं उन प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए ट्रिप्सिन जो है इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है प्रोटियोलिटिक एंजाइम, इट इज़ अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन तो मोस्ट फेमस टर्म है ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो इंसुलिन को ना जानता हो, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, डायबिटीज़ के पेशेंट हर जगह आपको दिखेंगे, ठीक है। और डायबिटीज़ पता है ना आपको कि डायबिटीज़ क्यों होता है, इंसुलिन की डिफिशियंसी से होता है। और इंसुलिन एक्चुअली में होता क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है, इट इज़ अ हार्मोन, और ये प्रोड्यूस होता है बीटा सेल्स से, ठीक है। बीटा सेल्स, पेंक्रियास के बीटा सेल्स से ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का सेकेंड नेम पहले हम समझते हैं, एंटीबॉडी भी फेमस है, इसका सेकेंड नेम है इम्यूनोग्लोबिन्स। इसको क्या बोलेंगे हम, इम्यूनोग्लोबिन्स बोलेंगे, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स सेकेंड नेम है एंटीबॉडी का। और एंटीबॉडी जो होता है वो डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। जब आप क्लास 12th में इम्यूनिटी चैप्टर पढ़ते हैं, इम्यूनिटी टॉपिक पढ़ते हैं आप जब, तो वहाँ पे आपको जो है WBCs सेल्स का नाम आता है। WBCs का जो फंक्शन है वो क्या है, बॉडी में डिफेंस पहुँचाना, ठीक है। और WBCs में बी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं। WBCs का एक टाइप है बी लिम्फोसाइट सेल्स। तो जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होता है, ठीक है, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, और एंटीबॉडीज़ भी डिफेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर्स जो है आपके बॉडी पे डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्टिमुलस है, ठीक है। स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में होते हैं, जैसे कि थर्मो रिसेप्टर्स हो गए, ठीक है ना। ऐसे रिसेप्टर, हार्मोन्स के भी रिसेप्टर्स होते हैं। हर एक हार्मोन का एक डेफिनेट टारगेट साइट होता है, उस टारगेट साइट्स को रिसेप्टर्स बोलते हैं। और रिसेप्टर्स भी क्या है, प्रोटीन है। ये जो भी मैंने यहाँ पे लिस्टिंग कर रखी है ये क्या है, प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना। कोलेजन, इलास्टिन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी, दीज आर द प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट आते हैं GLUT। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में पूछा हुआ है। GLU मीन्स ग्लूकोज होता है। यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। और T फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और 4 जो है वो क्या है, वो टाइप है, मतलब कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर नंबर 4, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर नंबर 4। और ये क्या करेगा, किसी भी सेल के अंदर, ठीक है, सपोज दैट सेल क्या, ये क्या है, ट्रांसपोर्टर है, GLUT4। ये जो GLUT4 है ये क्या करेगा, ग्लूकोज को ट्रांसफर करेगा इनसाइड द सेल्स, ठीक है। सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ये ट्रांसफर करने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं रूबिस्को। रूबिस्को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका फोटोसिंथेसिस चैप्टर में मिलेगा आपको डिटेल।
और पहले तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं। रिबोस्को का फुल फॉर्म है रिबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये जो है पूरे बायोस्फीयर का मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। अगर पूरे बायोस्फीयर में देखेंगे तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इसका फुल फॉर्म ध्यान दीजिए, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। और पूरे बायोस्फीयर में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। और ये कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कैल्विन साइकिल में ये इन्वॉल्व होते हैं, कैल्विन साइकिल। और कैल्विन साइकिल किसका पार्ट है? फोटोसिंथेसिस का पार्ट है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ प्रोटीन्स की पूरी लिस्ट बनाई थी, ठीक है, उनके फंक्शन मैंने बताए, जिसमें से कुछ जो है स्ट्रक्चरली इन्वॉल्व है लाइक कोलेजन और इलास्टिन, ठीक है। और रेस्ट जो मैंने बताया वो जो है वो डायनेमिक तरीके से बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक तरीके से पूरा प्रोटीन के फंक्शन को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के यूनिट्स की, दैट मीन्स कि अब डिस्कस करने वाले हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे। अमीनो एसिड में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसके स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में, वो देखेंगे। उसमें हम एक पर्टिकुलर कंडीशंस में ज्यूटेराइंस फॉर्म होता है, ज्यूटेराइंस को भी देखेंगे, ठीक है ना। तो देन आज का नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है, और जिसमें आपको ये दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप। NH2 मीन्स अमीनो, COOH मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये आपको लर्न करना पड़ेगा स्ट्रक्चर आपको, ठीक है। देन आते हैं कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं एनसीईआरटी में अमीनो एसिड्स के, ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। जिसमें फर्स्ट आपका क्या है? ग्लाइसिन, सेकंड आपका एलानिन, थर्ड है सीरीन। ये तीन जो है स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, जिसको आपको लर्न करना होगा और इससे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, ठीक है। आप देखो यहाँ पे NH2 भी है, COOH ग्रुप भी है, ठीक है, और ये जो है H है और ये भी क्या है? H है, ठीक है। और ये आपका सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, क्या है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। इसकी एक और स्पेशल बात है कि ये जो कार्बन है ये सिमेट्रिकल कार्बन है, ठीक है, बिकॉज इसके दो जो है बॉन्डिंग जो है सेम एटम से हुए हैं। सेम एटम से अगर बॉन्डिंग होते हैं किसी दो का तो आप कंसीडर करते हैं उसको सिमेट्रिकल कार्बन में, ठीक है ना। और जब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो कार्बन की बैलेंसिंग है वो 4 डिफरेंट टाइप के एटम्स और ग्रुप्स है। यहाँ पे देखो CH3 है, H है, NH2 है, COH है। तो ये जो कार्बन है ये डिफरेंट टाइप के ग्रुप से बॉन्ड किया है, डिफरेंट टाइप के एटम से बॉन्ड किया है। तो ये जो होगा आपका एसिमेट्रिकल कार्बन होगा। क्या होगा? एसिमेट्रिकल। और यहाँ पे क्या था? सिमेट्रिकल, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों सेम है तो इसको आप सिमेट्रिकल कार्बन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे आप? एसिमेट्रिकल कार्बन बोलेंगे, ठीक है। आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो और भी ज़्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। और एक और पॉइंट है कि जो एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं उसको कायरल सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ कायरल सेंटर, ठीक है। अब आते हैं सीरीन की तरफ। सीरीन में देखो आप NH2 COH, ठीक है, ये सेम है। डिफर क्या किया है? CH2OH, ठीक है, ये भी क्या है? सेम है। तो आप देख रहे हो कि बार बार क्या चेंज हो रहा है? R ग्रुप। ये जो R ग्रुप है ये वेरिएबल है, समटाइम्स H है, CH3 है, CH2OH है। रेस्ट जो पार्ट है वो क्या है? वो सेम है, ठीक है। तो R ग्रुप यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये क्या है? वेरिएबल है। और साथ ही साथ आप देख रहे हो NH2 COH ग्रुप जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बताया इसको आपको लर्न करना होगा ध्यान से। अब आते हैं एक स्पेशल पॉइंट है अमीनो एसिड का, वो है ज्यूटेराइंस, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल भी है। इससे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं एकेडमिक्स में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। ज्यूटेराइंस जो है वो एक्चुअली कैसे फॉर्म होते हैं? हाउ टू फॉर्म ज्यूटेराइंस? आपको बताऊं कि डिफरेंट
टाइप के अमीनो एसिड्स हैं। टोटल जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है 20 है, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, और 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का जो है ज्यूटेराइंस फॉर्म होता है। बट ज्यूटेराइंस फॉर्म की जो पीएच कंडीशंस हैं वो डिफर होती है। आप केमिस्ट्री में पीएच पढ़ते हैं ना, आप पीएच आपने शायद पढ़ा होगा कि टोटल जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है वही पीएच होता है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने। तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि जो है अमीनो एसिड्स है वो डिफरेंट पीएच पे ज्यूटेराइंस जो है शो करते हैं, ठीक है। और पीएच, वो जो पर्टिकुलर पीएच होता है उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पीएच होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स पीएच होता है, उस पर्टिकुलर पीएच पे एनी अमीनो एसिड्स जो है वो क्या शो करेगा, ज्यूटेराइंस शो करेंगे। कोई भी आप अमीनो एसिड लेंगे तो उस पर्टिकुलर पीएच पे वो ज्यूटेराइंस शो करेगा। और ज्यूटेराइंस एक्चुअली होते क्या हैं ये भी ध्यान देना होगा। ज्यूटेराइंस वो अमीनो एसिड्स हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज कंटेन है, बोथ चार्ज कंटेन, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज यहाँ पे अमीनो एसिड्स पे कंटेन कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे आप, ज्यूटेराइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ज्यूटेराइंस बोलेंगे आप, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड से रिलेटेड मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया, उसके स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स के स्ट्रक्चर, ठीक है। ज्यूटेराइंस ये मैंने बता दिया। अब हम आते हैं टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स पे, ठीक है। और टाइप ऑफ अमीनो एसिड दैट मीन्स कि अमीनो एसिड को हम क्लासीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। अमीनो एसिड को डिफरेंट क्राइटेरिया पे क्लासीफाई करेंगे, लाइक न्यूट्रिशनल लेवल के बिहाफ पे भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एज वेल एज आप उसके केमिकल और फंक्शनल जो उसके जो स्ट्रक्चरल जो ग्रुप हैं उसके बेसिस पर भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको अमीनो एसिड की पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके मैंने अभी आपको बताया कि अमीनो एसिड को क्लासीफाई करना है डिफरेंट क्राइटेरिया पे, लाइक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे, लाइक स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, और एक लास्ट है आपका मेटाबॉलिक फेट। ये दीज आर द क्राइटेरिया बाय विच क्लासीफाई अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये क्लासीफाई तो तब हम कर पाएंगे जब हमारे पास अमीनो एसिड की लिस्ट होगी, ठीक है। मैंने अभी बताया जस्ट कि टोटल जो है स्टैंडर्ड जो अमीनो एसिड्स हैं वो हैं 20 अमीनो एसिड्स। कितने हैं, 20 अमीनो एसिड, ठीक है। फर्स्ट जो अमीनो एसिड है वो है आर्जिनिन, सेकेंड जो है वो है वलीन, थर्ड हिस्टिडीन, फोर्थ आइसोलिसिन, फिफ्थ ल्यूसिन, सिक्स लाइसिन, देन 7 मैथोनिन, 8 फेनाइलएलानिन, 9 थ्रियोनिन एंड 10 ट्रिप्टोफान, ठीक है। ये 10 हो गए। देन 11 नंबर ग्लाइसिन, 12 नंबर सीरीन, एलानिन, देन सीरीन, देन 14 नंबर सिस्टीन, 15 आपका हो गया एस्पार्टेट, देन एस्पाराजीन, देन ग्लूटामेट, देन ग्लूटामीन, देन टायरोसिन एंड प्रोलिन, ठीक है। दीज आर द 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि टोटल जो है नेचर में अगर देखेंगे तो अमीनो एसिड 400 है, बट स्टैंडर्ड जो अमीनो एसिड है वो 20 अमीनो एसिड्स है, और इन्हीं को क्लासीफाई करना है। जो फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया होगा क्लासिफिकेशन का वो होगा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं आप, स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर के बेसिस पे भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं, और मेटाबॉलिक फेट के बेसिस पे भी आप क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये दोनों सिलेबस में आपके हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यहाँ है क्या समझिए इसको। जब भी कोई चीज़ आप डाइट में लेते हैं, डाइट में अगर आप अमीनो एसिड ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं आप, ठीक है, ले रहे हैं, और वो जो अमीनो एसिड है वो आपके बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका इसेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो इसेंशियल। और जो बॉडी में सिंथेसाइज होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन इसेंशियल, ठीक है। तो इसको पहले हम इसका नेम लिखते हैं कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे इसेंशियल अमीनो एसिड हो गया, ओके।
देन आते हैं आप नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, ये दो हैं अमीनो एसिड, इसको नोट भी करते रहिए साथ में। होगा अब आते हैं जो आपका इसेंशियल अमीनो एसिड है, इसको ध्यान देते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड्स में आप देखो, ये जो है आपके क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। दीज आर द इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, और ये जो है आपके क्या हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब एक तीसरा भी कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी, वो क्या है, सेमी इसेंशियल। वो क्या है, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, सेमी इसेंशियल तब समझ में आएगा जब आपने इसेंशियल समझ लिया होगा। इसेंशियल में मैंने आपको क्या बताया था कि जो डाइट में हो, आपके बॉडी में सिंथेसाइज ना हो। ठीक है, वो होगा इसेंशियल। और जब सेमी इसेंशियल को समझाएंगे तो ऐसे समझाएंगे कि कुछ टाइम के बाद या किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में सर्टेन अमीनो एसिड्स जो है बॉडी में पार्शली सिंथेसाइज करने लगते हैं। पार्शली वो सिंथेसाइज करते हैं लिटिल अमाउंट्स में। ठीक है, दैट मीन्स कि लिटिल अमाउंट्स में वो पार्शली सिंथेसाइज होने लगेंगे सर्टेन अमीनो एसिड्स, तो वो हो जाएंगे आपके सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, और सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स में मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से आते हैं। ये आता है आर्जिनिन आपका होगा, और देन होगा आपका हिस्टीडीन। ठीक है, दीज आर द सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये बॉडी में जो है सिंथेसाइज होने लगते हैं किसी पर्टिकुलर एज में। ठीक है, एडल्ट एज में ये सिंथेसाइज होने लगते हैं, तो इनको हम कैटेगराइज कर देते हैं किसमें, सेमी इसेंशियल में। अदरवाइज अगर देखेंगे तो दो मेजर आपके कैटेगरी है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के। ठीक है, इसकी लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा टफ है इसको लर्न करना। ठीक है, आप कंफ्यूज जाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ एक ट्रिक बताने की आपको। ये मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख रखे हैं। ठीक है, इस अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करके और मैंने क्या किया है, एक ट्रिक बना रखा है, और इस ट्रिक को आप अप्लाई करेंगे। बट आपको बता दूं, कोई भी ट्रिक है उसको आपको लर्न करना होता है। और लर्न कैसे करेंगे, बार बार उसको प्रोनाउंसिएशन करके उसको रिपीट करेंगे तो वो लर्न हो जाता है। मैंने भी ऐसा ही किया था। लाइक मैं अगर बोलता हूँ एवी हिल एमपीटीटी, एवी हिल एमपीटीटी, एवी हिल एमपीटीटी, ऐसे बार बार मैं बोलता हूँ तो वो जो टर्म है वो याद हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप A3G3CSPT, A3G3CSPT। ठीक है, ऐसे बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान देना होगा। यहाँ पे A क्या है, आर्जिनिन है, V क्या है, वलीन है, H है क्या है, हिस्टीडीन, I क्या है, आइसोलेसिन, देन L क्या है, ल्यूसिन, देन L क्या है, लाइसिन, देन M क्या है, मैथोनिन, देन P क्या है, फेनाइल एलानिन, देन थ्रियोनिन, एंड लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या है, अमीनो एसिड की लिस्ट है। ठीक है, इसको याद करना होगा, यही वो ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं इसको। सिमिलरली यहाँ पे आओगे आप, तो यहाँ पे देखो आप, G फॉर, ये G है ना, G फॉर ग्लाइसिन, देन G फॉर ग्लूटामेट, G फॉर ग्लूटामिन। ठीक है, तो ये
तीन जो है अमीनो एसिड्स हैं, इनका जो फर्स्ट लेटर है वो जी से स्टार्ट हुआ है। सिमिलरली ए में आ जाइए, ए में भी एलानिन है, एस्पाराजिन है और एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है। तो इनका भी मैंने फर्स्ट लेटर यूज़ किया है, A3G3 हो गया आपका। देन C फॉर सिस्टीन एंड S फॉर सीरीन। देन आफ्टर P फॉर प्रोलीन एंड अगेन T फॉर टायरोसिन्स, ठीक है। तो ये आपके हो गए नॉन एसेंशियल के अमीनो एसिड्स के ट्रिक हो गए, ठीक है। इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, वो कन्फ्यूज़न कहाँ पे हो सकता है, जब आप ए पे फोकस करें, क्योंकि ए तो यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है, ठीक है। देन आप जब आएंगे तो एक जगह और प्रॉब्लम आएगी पी पे, पी और टी में, ठीक है। ये पी है ना आपका, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या होगा कि आपको लर्न करना होगा, जैसे कि यहाँ पे सिंगल ए है और ए यहाँ पे क्या है, आर्जिनिन है। तो ये आपको इसेंशियल में लर्न करना पड़ेगा कि जो एवी हिल एमपीटीटी में जो फर्स्ट लेटर ए है वो क्या है, आर्जिनिन है, ये लर्न करना होगा आपको, ठीक है। इसमें आपको मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इस सारे स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि इसको लर्न कर लीजिए पहले, ठीक है। देन आप देखो पी फॉर फेनाइल एलानिन होगा, देन टी फॉर ट्रिप्टोफैन होगा एंड अगेन टी फॉर थ्रियोनिन, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद करना होगा। यहाँ पे जो टी है वो क्या है, टायरोसिन है। ये दो तीन जगह अगर आप ध्यान दो तो आपको ये ट्रिक काम आ सकता है, अगर दो तीन पॉइंट्स आप लर्न कर लेते हैं तो, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे अमीनो एसिड को क्लासीफाई किया। नेक्स्ट हम क्लासीफाई करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर के बेसिस पे, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर के बेसिस पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी उसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप लाइक मैंने अभी जस्ट बताया था HCS3 CH2OH, ठीक है। वो क्या है एक्चुअली में, वो फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड। तो उनके बेसिस पे भी हम क्लासीफाई करेंगे और वो इसी सेकंड कैटेगरी में आएगा, स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर, ठीक है। तो आइए चलते हैं उस नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप भी आएगा, मैंने अभी जस्ट बताया आपको। इसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट जो है अमीनो एसिड्स के ग्रुपिंग कर रखा है, लाइक एसिटिक अमीनो एसिड्स का ग्रुप बना रखा है, जिसमें गुल्टामिक एसिड, आप देखो यहाँ पे मैंने गुल्टामिक एसिड है यहाँ पे मेंशन किया था, गुल्टामेट है ना ये, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली में, इसी को आप अलग अलग कंडीशंस में नेम इसके थोड़े चेंज होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, गुल्टामिक एसिड हो गया, ठीक है। देन आपका क्या हो जाएगा, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टेट है ना, एस्पार्टेट को एस्पार्टिक एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। देन आप आ जाओ बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक में लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन यहाँ पे मेंशन है आपके। देन न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में वलीन है आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में फेनाइलएलानिन है, ट्रिप्टोफैन है और टायरोसिन्स है, ठीक है। तो ये भी लर्न करना है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जब आप 12th में जाएंगे प्रोटीन सिंथेसिस टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। और एक्चुअली ये है क्या, कौन से अमीनो एसिड, तो ये है मैथोनिन और सिस्टीन है। सिस्टीन ये हो गया, मैथोनिन ये हो गया आपका। लास्ट आपका क्या है, एमिनो। एमिनो में स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, IMINO, अमीनो ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, वो क्या है, प्रोलीन, ठीक है। ये स्पेशल है, ये सिंगल है, इसमें और कोई है, इसमें और कोई अमीनो एसिड नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या है, अमीनो एसिड्स की मैंने कि स्ट्रक्चर और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इसको क्लासीफाई कर दिया है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक हो गया फिनिश, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आगे हम प्रोटीन के बारे में और भी पढ़ेंगे।